हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक होगा आपका मुगल वंश। और आज के इस क्लास में मुगल वंश से संबंधित मैं आपको बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्नातक पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सब्सिडरी पेपर में यहां से प्रश्न लड़ने ही लड़ने हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी ये क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर प्रश्नों का हम लोग यहां पर विश्लेषण देखने वाले हैं, पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक बार बस छोटा सा काम कर दीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। इसके बाद अगर सेशन आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट कर लेना। और मेरे भाई, जब इतना कर सकते हो तो एक छोटा सा काम और कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सिंपली सबसे पहला क्वेश्चंस देखेंगे क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चंस में जो कह रहा है, देखिए कहता है पहला क्वेश्चंस कि बाबर का जन्म जो है यह किस वर्ष हुआ था। तो बात करें हम लोग बाबर के जन्म का तो सिंपली याद रखोगे बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में होता है। डेट क्या थी? तो 14 फरवरी। डेट क्या थी? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म होता है। यही अगर बात कर लिया जाए आपसे कि इसकी मृत्यु कब होती है तो सिंपली आप याद रखोगे 26 दिसंबर 1530 को जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगर मैं बात करूं बाबर की, किसकी बात करूं? बाबर की, तो सिंपली याद रखना बाबर जो है यह भारत में मुगल वंश का क्या माना जाता है? तो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? मुगल वंश का संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है, और वह पहले सम्राट भी थे। ठीक है, अब देखिए बात करती हैं सिंपली अगर बात करूं, देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यह है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था, कौन? कृष्णदेव राय। वह किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपको याद रखना है बाबर के। किस मुगल शासक के? तो बाबर के समकालीन हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय। आगे बात करेंगे, देखिए अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये स्लाइड आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है। यहां से एक ना एक प्रश्न जो है आपको पूछ लिया जाएगा। देखो क्वेश्चंस कहता है कि टॉपिक है आपका यहां पर कि बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए और वह कब लड़ा गया, किसके किसके बीच लड़ा गया। तो सिंपली देखना, सिंपली यहां पर सबसे पहला याद रखोगे पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध कब लड़ा जाता है? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जाता है। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में बाबर भाई साहब क्या करते हैं? तो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक, क्या याद रखोगे? लोदी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी। तो देखिए लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को क्या करता है? तो धूल चटा देता है, और यह क्या करता है? पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है। जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तो यह भारत में क्या करता है? इसी युद्ध की समाप्ति के बाद आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत में किस युद्ध के बाद जो है बाबर ने क्या किया? तो मुगल वंश की स्थापना करी। तो सिंपली आपको याद रखना है पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद। किसको हराकर? तो इब्राहिम लोदी को हराकर। दूसरा टॉपिक याद रखोगे खानवा का युद्ध। क्या याद रखोगे? दूसरा युद्ध जो लड़ा गया बाबर के द्वारा, खानवा का युद्ध लड़ा गया, जो कि 17 मार्च 1527 को लड़ा जाता है राणा सांगा और बाबर के बीच में। जिसमें क्या होता है? तो इसमें भी बाबर की जीत हो जाती है, राणा सांगा हार जाता है। अगला देखो, अगला भाई साहब चंदेरी का युद्ध। बात करें चंदेरी के युद्ध की तो सिंपली देखो यह युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 को लड़ा जाता है मेदिनी राय और बाबर के बीच में। अगला याद रखोगे, देखो घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा जाता है अफगानों और बाबर के बीच में। तो ये सारे टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई साहब अगला क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त के प्रवर्तक कौन थे? तो जब अकबर की शासनकाल थी उस समय बात कर लिया जाए राजस्व बंदोबस्त के प्रवर्तक, तो सिंपली याद रखोगे यह था राजा टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल। अब बात करते हैं हम लोग राजा टोडरमल की, तो सिंपली याद रखना राजा टोडरमल जो था यह अकबर के शासनकाल के दौरान जो है यह मुगल साम्राज्य का क्या हुआ करता था? तो वित्त मंत्री हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जब जिस समय अकबर का शासनकाल था तो इस समय जो है राजा टोडरमल किसके? तो मुगल साम्राज्य के क्या हुआ करते थे? तो वित्त मंत्री हुआ करते थे। देखिए अब यहां पर एक और टॉपिक से एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि टोडरमल जो था यह मुगल सम्राट अकबर के जो है यह प्रमुख वित्त मंत्री के रूप में माने जाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? दीवान ए कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए कुल। और वहीं पर एक और क्वेश्चन आप याद रखोगे कि अकबर का विश्वस्त सेनापति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राजा मानसिंह थे। कौन थे? अकबर का विश्वस्त सेनापति राजा मानसिंह थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो सिंपली देखना अगला क्वेश्चन जो है आपका कहता है यहां पर कि अकबर के शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल के
दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान दिल्ली में शाही टकसाल का स्वामी कौन हुआ करता था? तो अकबर जब शासक थे तो उस समय दिल्ली के शाही टकसाल का जो स्वामी हुआ करता था वह कौन हुआ करता था? ख्वाजा अब्दुल समद हुआ करता था। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करना, देखो यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे, जैसे पूछ लिया जा सकता है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन? तो आपको याद रखना है अबुल फजल। अबुल फजल की रचना थी आईने अकबरी, जिसे अकबर का संविधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अकबर का संविधान कहा जाता था। दूसरा आपको याद रखना है कि अकबर की जो जीवन क्या कहते हैं, अकबर का जो आत्मकथा है, अकबर की आत्मकथा के बारे में बात कर लिया जाए तो वह कौन है? अकबरनामा है, ठीक है। और इसकी रचना किसके द्वारा? तो यह भी रचना जो है अबुल फजल के द्वारा ही किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अकबरनामा की रचना किसने करी? तो अबुल फजल ने करी। फिर देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसको स्टार लगाइए, पूछा जा सकता है कि अकबर का दरबारी कवि, तो याद रखोगे अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो अबुल फजल था, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखना भाई साहब, चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो चौथा क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था? स्टार लगाना, अकबर द्वारा बनाया गया नहीं किला कौन सा है? तो देखिए, अकबर ने इलाहाबाद का किला बनवाया था, लाहौर का भी किला बनवाया था, आगरा का भी किला बनवाया था, लेकिन यह भाई साहब ग्वालियर का किला जो है यह 8वीं सदी में, कौन सी सदी में? 8वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? आपसे पूछ लिया जा सकता है ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपको याद रखना है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया। जो कि यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो आपका ग्वालियर का किला है, ग्वालियर के किले के अंतर्गत जो है दो महल है, दो प्रमुख महल कौन कौन सा है? तो याद रखोगे गुजरात महल है और दूसरा है मान मंदिर। यह पूछ लिया जा सकता है आपसे कि गुजरात महल जो है यह किस किला के अंतर्गत है? तो आपको याद रखना है ग्वालियर के किला के अंतर्गत, ठीक है। अगर आपसे यहां पर फिर से पूछ ले, देखिए कहा जाए आपसे कि अजमेर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अजमेर का किला भी किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो सिंपली देखो, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन दीन ए इलाही का हिस्सा नहीं था? तो बात किया जाए दीन ए इलाही का, तो क्या यहां पर देखिए ऑप्शंस है, विधवाओं का पुनर्विवाह, तो ये तो दीन ए इलाही में था, ठीक है। इसके बाद बाल विवाह का निषेध, यह भी आपके दीन ए इलाही में था। इसके बाद है मनोगैमी, ये भी आपका जो है कहां? तो दीन ए इलाही के अंतर्गत था। एक ये वाला देखिए ऑप्शन है, महिलाओं के एकांतवास की अस्वीकृति, यह जो था यह दीन ए इलाही का हिस्सा नहीं था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भाई साहब डी हो जाएगा। अब बात करते हैं दीन ए इलाही का। तो देखिए, दीन ए इलाही एक धर्म था, ठीक है, जो कि 1582 ईस्वी में बादशाह अकबर के द्वारा क्या किया गया? शुरू किया गया था। आगे बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो लीजिए भाई साहब, अब हुमायूं का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखिए, हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं का जन्म कब होता है? तो 1508 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1508 ईस्वी में। डेट क्या थी? तो आप याद रखोगे 17 मार्च। क्या याद रखोगे? 17 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म होता है। अगर इसके मृत्यु की बात करें तो सिंपली याद रखोगे 21 जनवरी 1556 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। देखो, इसकी मृत्यु कैसे होती है, इसकी कहानी को ध्यान से समझना। ये जो आपका मुगल बादशाह हुमायूं है, इन्होंने एक नगर की स्थापना करी थी, दीन पनाह नगर की। कहां पर? तो दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में इन्होंने एक नगर की स्थापना करी जिसका नाम था दीन पनाह नगर। और इसी दीन पनाह में क्या था? तो यहां पर एक पुस्तकालय था जो कि जिसका क्या नाम था? शेर मंडल पुस्तकालय। और इसी शेर मंडल पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर, कहां से? सीढ़ियों से गिरकर जो है किसकी मृत्यु हो जाती है? तो आपके भाई साहब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। नशे में होते हैं या सीढ़ियां से नीचे उतरता रहता है, उस दौरान क्या होता है? तो सीढ़ी से लुढ़क जाता है और भाई साहब ये क्या होते हैं? तो मर जाते हैं। आगे बात करेंगे। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा मुगल शासक था, ठीक है, वह कौन सा मुगल शासक था जिसे रंगीला शासक कहा जाता था? क्या कहा जाता था? रंगीला शासक कहा जाता था। तो सिंपली हुआ था कौन? हुमायूं था। कौन था मेरे भाई? हुमायूं, जिसे रंगीला शासक कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं हुमायूं के आत्मकथा की। तो हुमायूं की जो आत्मकथा थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था हुमायूं नामा। और यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा। आगे बात करेंगे। देखिए, हुमायूं निर्वासन में था तो कोहिनूर का जो हीरा था यह किसके पास था? यह फारस के शाह तहमास के पास था। देखिए, बात करते हैं हुमायूं जो था, ठीक है, यह हुमायूं निर्वासन पर कब जाता है और कितने वर्षों तक जो है यह निर्वासन पर रहती है, आगे हम लोग बात करेंगे। यह 15 वर्षों तक जो है किस पर रहता है? तो निर्वासन पर रहता है। कहने का मतलब यह 15 वर्ष तक जो है यह भागता फिरता रहता है। समझ गए? यह कैसे? तो चलिए आगे बताएंगे इसकी कहानी। आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए, यहां पर पूछ लिया जा सकता है आपसे सिंपली कि बाबर जो भारत पर आक्रमण करता है उस समय हुमायूं जो है यह कहां का गवर्नर होता है? तो आपको याद रखना है कहां का गवर्नर होता है? बदखसा का गवर्नर होता है। कहां का? हुमायूं जो है इस टाइम बदखसा का गवर्नर होता है जब भारत पर बाबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। अब आइए बात करते हैं मेरे
भाई हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया, कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में जानते हैं, ट्रिक से इसे याद रखोगे। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आपको याद रखना है देवरा चोरबासर। क्या याद रखना है? देवरा चोरबासर। देवरा से हो गया आपका देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में लड़ा जाता है अफगानों के द्वारा। अफगान का जो नेतृत्व करता है वह कौन करता है? तो मोहम्मद लोदी करता है। और देखिए इसके बाद जो है मेरे भाई किसके बीच? तो हुमायूं के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में जो है हुमायूं जीत जाता है। यहां पर फिर से मोहम्मद लोदी की क्या होती है? हार हो जाती है। आगे देखिए दूसरा युद्ध जो लड़ा गया, देखिए यहां पर चोर से याद रखोगे चौसा का युद्ध। क्या याद रखोगे? चोर से, चोर चौसा होता ही है। ठीक है, तो चौसा का युद्ध तो यह कब लड़ा जाता है? 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है, जिसमें हुमायूं जो है हार जाता है, शेर खां इस युद्ध को जीत जाता है। अगला जो है मेरे भाई वह है आपका बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है, हुमायूं के लाइफ में परिवर्तन लाने वाला है। ठीक है, देखिए बिलग्राम का युद्ध जो है यह फिर से शेर खां और हुमायूं के बीच होता है और शेर खां इस युद्ध को जीत जाता है। इसी युद्ध में जीतने के बाद, ठीक है, इसी युद्ध में जब हार जाता है भाई साहब हुमायूं, तो यह क्या करता है? तो यह भाग जाता है अपना शासन छोड़कर और 15 वर्षों तक जो है यह क्या करता है? तो घूमता फिरता रहता है, मतलब इधर उधर भटकता रहता है। इसके बाद देखिए अब अगला युद्ध जो है आपका वह है सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 में लड़ा जाता है सिकंदर शाह सूरी के साथ और हुमायूं के साथ। तो देखिए इस युद्ध में जो है सिकंदर शाह सूरी जो है यह हुमायूं से हार जाता है और जैसे ही हुमायूं से हार जाता है तो हुमायूं फिर से अपना दिल्ली पर शासन कर लेता है। कहां पर? दिल्ली पर फिर से अपना शासन कायम कर लेता है। तो यह कुल कहानी थी। आगे बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो चौसा का जो युद्ध है जिसमें हुमायूं को किसने हराया था, तो सिंपली आप याद रखोगे यह किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हराया था चौसा के युद्ध में। ठीक है, बात करते हैं चौसा का युद्ध का। तो यह युद्ध कब होता है? 25 जून 1539 ईस्वी को, जो कि किसके किसके बीच लड़ा जाता है? तो मुगल सम्राट हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा जाता है, जिसे शेर खां भी कहा जाता है। तो इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में हुमायूं की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो हुमायूं बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चंस देखेंगे। आपसे अगला क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। देखो कहता है कि सवाई राजा जय सिंह जो है डैश के शासक थे। तो सवाई राजा जय सिंह जो है मेरे भाई यह अंबर के शासक थे। कहां के शासक? अंबर के शासक थे, जो कि प्रेजेंट टाइम पर अभी जयपुर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जयपुर के नाम से जाना जाता है। देखिए अंबर जिसे बाद में किस नाम से? तो जयपुर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जय सिंह की। तो सिंपली याद रखोगे जय सिंह का जो जन्म है यह 3 नवंबर 1688 को होता है। कछवाहों की राजधानी आमेर में होती है इसका जन्म। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 21 सितंबर 1743 ईस्वी को होता है। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखोगे कि 31 दिसंबर 1699 ईस्वी को क्या होता है? तो राजा जो है जय सिंह, इसके पिता की क्या होती है? तो मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद यह 11 वर्ष की आयु में ही क्या होता है? तो आमेर का शासक बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है? स्टार लगाना प्रश्न पर यह छप सकता है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन कि गीता का फारसी में अनुवाद जो है यह किसने करवाया था? तो गीता का जो फारसी में अनुवाद है मेरे भाई यह दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? दारा सिकोह के द्वारा। अब देखिए यहां पर पूछ लिया जा सकता है आपसे, ये फारसी की बात करी जा रही है, मैं आपसे पूछूं कि यह देखिए संस्कृत से इसे अंग्रेजी में किसने अनुवाद करा गीता को? तो गीता को जो इंग्लिश में अनुवाद करा था वह कौन था? तो चार्ल्स बिल्किंस था। क्या था? चार्ल्स बिल्किंस, जिसने 1785 ईस्वी में क्या किया? तो गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। वहीं पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गीता का संस्कृत से उर्दू में किसने अनुवाद करवाया? तो उर्दू में आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे? अनवर जलालपुरी के द्वारा क्या किया गया? तो इसको उर्दू में अनुवाद करवाया गया। आगे देखिए पूछ लिया जा सकता है कि भागवत गीता के रचनाकार किसे कहते हैं? तो वेद व्यास को कहा जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज के इस सीरीज का। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि अकबर, ठीक है, अकबर जिसकी शासनकाल कब से कब तक थी? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, वह किस वंश से संबंधित था? तो सिंपली याद रखना अकबर जो है मेरे भाई यह किस काल से? तो मुगल काल से संबंधित है। आगे अकबर की अगर बात कर लिया जाए तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहां होता है? तो उमरकोट पाकिस्तान में होता है। इसकी मृत्यु की अगर बात कर लिया जाए तो 29 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में होता है। मृत्यु इसका याद रखना, ठीक है, निश्चित पूछा जाता है। आगे बात करेंगे। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट, अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी गई थी। इसके बाद आपको याद रखना है कि अकबर के शासनकाल के दौरान ही क्या होता है? तो आमिल पदनाम एक राजस्व अधिकारी को दर्शाता था। ठीक है, यानी कि कहा जाए, अगर पूछ लिया जाए कि वैसा कौन सा मुगल शासक था, वैसा कौन सा मुगल शासक जिसने आमिर पदनाम की जो है आमिर पदनाम का राजस्व अधिकारी नियुक्त करता था, वो आपको याद रखना है अकबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतने सारे प्रश्न जो है आपको मैंने आज के इस क्लासेस में बताया। क्लासेस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय।